नमस्ते। आज हम इतिहास के उस एक दिन पर बात करने वाले हैं जिसने कह सकते हैं कि भारत के मुकद्दर का फैसला सदियों के लिए कर दिया। इसके लिए इतिहास हमें सीधे ले जाता है 1764 के बिहार में बक्सर के मैदान में। अक्सर लोग प्लासी के युद्ध को ब्रिटिश राज की शुरुआत मानते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि असल में बक्सर की लड़ाई वो असली नींव का पत्थर थी जिस पर पूरे साम्राज्य की इमारत खड़ी हुई। प्लासी एक साजिश थी, एक धोखा था, लेकिन बक्सर एक खुली लड़ाई थी। यहाँ कोई बीच में छुरा नहीं घोंपा गया था। यहाँ दो ताकतें आमने सामने खड़ी थीं और ये साबित हुआ कि बेहतर रणनीति, अनुशासन और उम्दा तोपखाने के सामने संख्या बल का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस एक दिन की हार ने भारत की तीन बड़ी शक्तियों का गुमान तोड़ दिया और एक व्यापार करने आई कंपनी को हिंदुस्तान का मालिक बनने का रास्ता दिखा दिया। तो चलिए इसी रास्ते की शुरुआत से शुरू करते थे। इस लड़ाई की नौबत आई कैसे? इतिहासकार बताते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा गठबंधन बना था जिसमें तीन नाम शामिल थे। ये अपने आप में ही बड़ी बात लगती है कि उस दौर के तीन बड़े शासक, जिनकी शायद आपस में भी न बनती हो, वो एक दुश्मन के खिलाफ साथ आ गए। और ये गठबंधन कागज पर तो बेहद ताकतवर दिखता था। एक तरफ थे मीर कासिम, बंगाल के नवाब, जी बंगाल के नवाब जिन्हें अंग्रेजों ने ही गद्दी पर बिठाया और फिर जब उन्होंने अपनी ताकत दिखानी शुरू की तो हटा भी दिया। तो वो तो अपना बदला लेने के लिए बेताब थे। और दूसरे थे अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, जो उस वक्त उत्तर भारत के सबसे ताकतवर शासकों में से एक थे। और तीसरे और शायद नाम के लिहाज से सबसे बड़े थे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह मतलब उस वक्त तक भी मुगल नाम का इतना वजन था कि उनकी मौजूदगी किसी भी गठबंधन को एक वैधता दे देती थी, भले ही उनकी अपनी सल्तनत दिल्ली के आसपास सिमट कर रह गई हो। यही तो सबसे दिलचस्प बात है। शाह आलम द्वितीय की असल ताकत वो लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी हिंदुस्तान के शहंशाह थे। उनका नाम, उनकी मोहर आज भी पूरे देश में चलती थी। तो उनकी मौजूदगी का मतलब था कि ये लड़ाई सिर्फ बंगाल या अवध की नहीं, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य की इज्जत की लड़ाई थी। तो कह सकते हैं कि मीर कासिम के पास पासा और वजह थी, शुजा-उद-दौला के पास फौज थी और शाह आलम के पास नाम और लेजिटिमेसी थी। तीनों को लगा कि मिलकर वे अंग्रेजों को आसानी से खदेड़ देंगे। तो ये गठबंधन, जिसे स्रोत त्रिगुण कहता है, अपनी सेना लेकर पहुंच गया बिहार के बक्सर में। सामने थी ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज। यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है। भारतीय सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, करीब 40,000 से ज्यादा। कहां 40,000 और अंग्रेजों के पास मुश्किल से 7-8 हजार सैनिक थे। तो फिर गलती कहां हुई? क्या यह सिर्फ सैन्य अनुशासन की कमी थी या इन तीन ताकतों के बीच आपसी भरोसे की भी कोई कमी थी? देखिए, दोनों ही बातें थीं। पहली बात तो ये कि ये एक सेना नहीं बल्कि तीन अलग अलग सेनाएं थीं जो एक साथ लड़ रही थीं। मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम तीनों के अपने अपने हित थे, अपनी अपनी कमान थी। उनमें आपसी तालमेल लगभग शून्य था। लड़ाई के दौरान भी उनके बीच ये बहस चल रही थी कि हमला कौन पहले करेगा और कैसे करेगा। दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व एक बहुत ही सख्त और अनुभवी कमांडर हेक्टर मुनरो कर रहा था। यहां पर हेक्टर मुनरो का नाम आता है। प्लासी में हमने रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुना था। ये मुनरो कौन थे और इनमें ऐसी क्या खासियत थी कि इन्होंने इतने बड़े गठबंधन को हरा दिया? जानते हैं। हेक्टर मुनरो एक पेशेवर सैनिक थे। वो क्लाइव की तरह कोई तिकड़मी बाबू नहीं थे। वो अनुशासन को सब कुछ मानते थे। कहा जाता है कि लड़ाई से कुछ वक्त पहले जब उनकी अपनी सेना की एक टुकड़ी ने बगावत की तो उन्होंने 24 सैनिकों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया था, ताकि बाकी सेना में खौफ और अनुशासन बना रहे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस मिजाज के अफसर थे। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना को एक मशीन की तरह तैयार किया था। इसका मतलब था कि जब सामने से हजारों घुड़सवार और हाथियों का रेला आपकी तरफ आ रहा हो, तब भी आपकी लाइन नहीं टूटती। अंग्रेजों के सिपाही 1 मिनट में 3 बार अपनी बंदूकें लोड करके फायर कर सकते थे। इसे ड्रिल कहते हैं। जब हजारों बंदूकें एक साथ एक लय में आग उगलती हैं तो बड़ी से बड़ी फौज में भगदड़ मच जाती है। भारतीय सेना के पास ताकत थी, बहादुरी भी थी, लेकिन इस तरह का अनुशासन और आधुनिक तोपखाना नहीं था। तो 22 अक्टूबर 1764 को
बक्सर के मैदान में यही हुआ। एक तरफ से बेतरतीब हमले हो रहे थे और दूसरी तरफ से एक अनुशासित मशीन उनका जवाब दे रही थी। इतिहासकार बताते हैं कि लड़ाई कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। हाँ, कुछ ही घंटों में पासा पलट गया, भारतीय गठबंधन की हार हुई। और ये सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक हार थी। इसने ये साबित कर दिया कि अब भारत में सत्ता का समीकरण हमेशा के लिए बदल गया है। शुजाउद्दौला और मीर कासिम तो मैदान से भाग खड़े हो गए, लेकिन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के कैंप में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। जरा इस मंजर की कल्पना करते हैं। हिंदुस्तान का शहंशाह एक विदेशी व्यापारिक कंपनी के सामने एक बंदी की तरह खड़ा है। जरा सोचिए इसके बाद क्या हुआ होगा। क्या अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, खुद को बादशाह घोषित कर दिया होगा? नहीं, वो बहुत चालाक थे। वो जानते थे कि अभी वो सीधे तौर पर भारत पर शासन नहीं कर सकते। उनके पास ना तो इतने लोग थे, ना ही अनुभव। तो उन्होंने वही किया जो विजेता हमेशा करते हैं। उन्होंने एक संधि की। 1765 में शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि हुई और ये संधि बक्सर की लड़ाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई। ऐसा क्या था इस संधि में? क्योंकि संधियां तो अक्सर हारी हुई ताकतों पर थोपी जाती हैं। जानते हैं इसको? आप कल्पना कीजिए उस सीन की। इलाहाबाद में एक तंबू लगा है, एक तरफ हारा हुआ मुगल बादशाह बैठा है और दूसरी तरफ कंपनी का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव? वो वापस आ गया था? हाँ, वो खास तौर पर इस संधि के लिए लंदन से वापस आया था और उस तंबू में एक दस्तावेज पर दस्तखत होते हैं जिसके तहत शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देते हैं। दीवानी का मतलब था कि अब से इन तीनों सूबों का सारा राजस्व यानी लगान, चुंगी और हर तरह का कर कंपनी वसूलेगी और अपने पास रखेगी। बदले में कंपनी मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की पेंशन देगी। सोचिए, जो कल तक मालिक थे वो अब अपनी ही जमीन के राजस्व के लिए एक कंपनी की पेंशन पर आश्रित हो गए। यानी बिना एक भी सिपाही को प्रशासन में लगाए, बिना कोई जिम्मेदारी लिए कंपनी के हाथ में भारत के सबसे अमीर सूबे का पूरा पैसा आ गया। ये तो कमाल की रणनीति थी। यही तो क्लाइव का दिमाग था और इसी संधि के बाद बंगाल में उस व्यवस्था की शुरुआत हुई जिसे स्रोत द्वैध शासन यानी डुअल गवर्नमेंट कहता है। द्वैध शासन, ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा और सरल है। द्वैध यानी दोहरा शासन। इसका मतलब क्या दो लोग मिलकर शासन कर रहे थे? एक तरह से हाँ, लेकिन शक्तियों का बंटवारा बहुत ही अजीब था। क्लाइव ने कहा कि निजामत यानी प्रशासन, कानून व्यवस्था, न्याय और लोगों की भलाई के सारे काम वो बंगाल के नवाब ही देखेंगे। जिम्मेदारी नवाब की होगी, लेकिन दीवानी यानी पैसा वसूलने और खर्च करने का सारा अधिकार कंपनी के पास होगा। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक कंपनी का सीईओ तो आप हैं, सारे फैसले आपको लेने हैं, कर्मचारियों को तनख्वाह आपको देनी है, लेकिन कंपनी का बैंक अकाउंट और सारा मुनाफा मेरे पास है। जरा सोचिए कब तक कंपनी चला पाएंगे। बंगाल के नवाब की हालत ठीक यही थी। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार सारे कंपनी के पास थे और जिम्मेदारियां सारी नवाब की थीं। अगर जनता पर कोई मुसीबत आती, बाढ़ आती, अकाल पड़ता तो लोग गालियां नवाब को देते थे। कंपनी कहती थी कि हमारा काम तो सिर्फ राजस्व वसूलना है, प्रशासन चलाना नहीं। जबकि नवाब बेचारा बिना पैसे के कर भी क्या सकता था। सत्ता का रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से कंपनी के हाथ में था। तो इस व्यवस्था को लागू करने का श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को ही जाता है। उन्हें द्वैध शासन का जनक भी कहा गया है। क्लाइव कंपनी का सबसे चतुर और शायद सबसे महत्वाकांक्षी अफसर था। वो जानता था कि कंपनी अभी सीधे शासन की सिरदर्दी नहीं लेना चाहती थी, वो व्यापारी बनकर ही रहना चाहती थी, लेकिन फायदा शासकों वाला चाहती थी। ये द्वैध शासन का विचार उसी के दिमाग की उपज थी। एक परफेक्ट सिस्टम था जिसमें कंपनी को सारे फायदे थे और कोई भी नुकसान नहीं था। यह व्यवस्था करीब 7 साल 1765 से 1772 तक चली। और इन 7 सालों का बंगाल पर क्या असर पड़ा? जाहिर अच्छा तो नहीं पड़ा होगा। अच्छा, यह बंगाल के इतिहास का सबसे काला अध्याय था। कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी अंधाधुंध तरीके से पैसा लूट रहे थे। मतलब कोई रोक टोक नहीं, कोई नहीं। उनका एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा राजस्व निचोड़ना। इस लूट का नतीजा यह हुआ कि 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा, जिसमें करीब 1 करोड़ लोग
यानी उस वक्त की 1/3 आबादी भूख से मर गई। लेकिन कंपनी का राजस्व वसूलना बंद नहीं हुआ। मतलब लोग मर रहे थे और वो टैक्स ले रहे थे, क्योंकि जिम्मेदारी तो नवाब की थी। ये तो बहुत ही भयानक है। तो इस पूरी प्रक्रिया में बंगाल के नवाब का क्या हुआ जानते हैं। बंगाल का नवाब बस नाम का शासक रह गया था, एक कठपुतली, जिसे अपने महल के खर्चों के लिए भी कंपनी से मिलने वाली पेंशन पर निर्भर रहना पड़ता था। मुबारक शाह के बाद तो नवाब का पद भी लगभग खत्म ही हो गया और सत्ता का केंद्र मुर्शिदाबाद के नवाब के महल से पूरी तरह से कलकत्ता में कंपनी के दफ्तर फोर्ट विलियम में शिफ्ट हो गया था। और जो अंतिम निष्कर्ष है वो बिल्कुल सटीक है। इसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो कुल मिलाकर देखें तो बक्सर की लड़ाई सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं थी, ये एक पूरी प्रक्रिया की शुरुआत थी। एक लड़ाई जीती गई जिसने एक संधि के लिए मजबूर किया। उस संधि ने दीवानी के अधिकार दिए और उन अधिकारों ने द्वैध शासन को जन्म दिया, जिसने बंगाल को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया और कंपनी के पूर्ण नियंत्रण का रास्ता साफ कर दिया। ये एक एक करके बिछाई गई शतरंज की बिसात थी। प्लासी ने दरवाजा खोला था, लेकिन बक्सर ने अंग्रेजों को उस दरवाजे से अंदर आकर घर का मालिक बना दिया। और इस घर यानी बंगाल की दौलत का इस्तेमाल उन्होंने सिर्फ भारत में अपना साम्राज्य फैलाने के लिए नहीं किया, बल्कि ब्रिटेन में हुई औद्योगिक क्रांति को भी इसी पैसे से रफ्तार मिली। तो इस एक लड़ाई का असर वैश्विक था। तो इस सब का निचोड़ यही निकलता है कि सत्ता का हस्तांतरण हमेशा सिर्फ तलवार के दम पर नहीं होता। ज्यादातर ये कलम, कानूनों, संधियों और ऐसी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के जरिए होता है जो बाहर से तो ठीक दिखती हैं, लेकिन अंदर से उस जगह को पूरी तरह खोखला कर देती हैं। बक्सर के बाद अंग्रेजों ने भारत में अगले लगभग 180 साल तक यही किया। और यहीं से हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात निकलती है। रॉबर्ट क्लाइव को द्वैध शासन का जनक कहता है। आज के दौर में जब हम बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को देखते हैं जो छोटे देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर असर डालती हैं, तो ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या सत्ता का ये द्वैध रूप आज भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है, जहां जिम्मेदारी किसी और की होती है और आर्थिक फायदा कोई और उठाता है।